हेलो एवरीवन। सो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड वर्सेस एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और उसके बाद में यानी कि इसके पहले के वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा था शिफ्ट इन डिमांड कर्व वर्सेस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हमने उसके अंदर देखा था कि कोई भी केस में अगर डिमांड हमारी चेंज होती है तो उसके दो रीजंस मतलब दो कैटेगरीज किए थे हमने। एक कैटेगरी में हमने डाला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी और दूसरे कैटेगरी में बाकी सारे डिटर्मिनेंट डाले थे, जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड का इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसके बाद में फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और बाकी अदर फैक्टर्स। करेक्ट। तो अदर फैक्टर्स की वजह से, या जो आपने बोला था कि जो सेकेंड कैटेगरी है हमारी जिसके अंदर हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ के सारे के सारे डिटर्मिनेंट डाले, उसके अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी भी उसी में है सेकेंड कैटेगरी में। पहले कैटेगरी में सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज भी सेकेंड कैटेगरी में ही है। तो ये जो सेकेंड कैटेगरी की वजह से जो भी चेंज आता है डिमांड में, आइदर डिमांड बढ़ती है या कम होती है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। और जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया, उसका इफेक्ट पड़ गया डिमांड के ऊपर, उसकी वजह से जो भी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो यहां से हम ना, मतलब यहां से हमारा बाकी है देखना मॉड्यूल। हमने एक्सेप्शन तक मॉड्यूल देख लिए थे, बराबर सब कुछ देख लिया था। तो एक बार देखो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या बोलता है ये। The demand schedule, demand curve and the law of demand all show that when the price of a commodity falls, जब price कम हो जाती है falls, its quantity demanded increases, other things being equal। सब में ये important है, other things being equal। When as a result of decrease in price, the quantity demanded increases, in economics we say that there is an expansion of demand। Underline करो इसको। When as a result of decrease in price, due to decrease in price जो भी change आ रहा है उसमें जो डिमांड बढ़ रही है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एंड व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, ऊपर की लाइन में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस को कर लो, ठीक है, अंडरलाइन। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस वी से दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो प्राइस की चेंज की वजह से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होने की वजह से जो भी बदलाव आता है डिमांड के अंदर उसको बोलते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। For example, suppose the price of apples at any time is rupees 100 per kilogram and a consumer buys 1 kilogram at that price, मतलब 100 रुपए में 1 kg लेता है कंज्यूमर। Now, if other things such as income, prices of other goods, taste of the consumer remain the same, but the price of apple falls to rupees 80, मतलब 100 पे से 80 पे प्राइस फॉल हो गई, जो यहाँ पे थी 100 रुपए की अभी 80 की हो गई। और क्या बोल रहे हैं, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इनकम वगैरह जो है कंज्यूमर की, रिलेटेड प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बाकी सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, रुपीज 80 पर किलोग्राम। एंड द कंज्यूमर नाउ बाइस 2 किलोग्राम, क्या हो गया, प्राइस 100 की 80 पे आ गई। इसकी वजह से क्या हो गया, कंज्यूमर जो पहले 1 kg लेता था ये अभी 2 kg लेने लग गया। तो ये जो बढ़त हुई डिमांड के अंदर, इसको हम बोलेंगे बच्चों एक्सपेंशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंशन। देखो आगे, we say that there is a change in quantity demanded or there is an expansion of demand। on the contrary, if the price of apple rises to rupees 150, मतलब इसी केस में अगर ये 100 से 150 पे चला जाता तब क्या होता देखो। एंड द कंज्यूमर देन बाइज ओनली हाफ kg, करेक्ट, सिर्फ कितना ले रहा है, हाफ kg। तो 1 kg का कितने पे शिफ्ट हो गया बच्चा, ये 0.5 kg पे। तो ये जो भी हो गया है ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर शोन इन फिगर नंबर, नीचे दिखा है उन्होंने। द फिगर शोज दैट, ये यहीं पे देख लो ना, ये देखो, ये एक पॉइंट है, मान लो इसको मैं नाम देता हूँ ए, ये पॉइंट को नाम देता हूँ बी, इस पॉइंट को नाम देता हूँ सी। जब डिमांड ए से सी की तरफ जा रही है मतलब डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ी मतलब एक्सपेंशन। ठीक है। जब डिमांड सी से ए की तरफ जा रही है मतलब डिमांड घट रही है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रेक्शन। तो सिंपली कहीं भी आप अगर डिमांड कर्व देख रहे हो तो राइट साइड की तरफ जा रहे हो मतलब डिमांड बढ़ रही है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो मतलब डिमांड कम हो रही है। अच्छा ये तो आपको पता है ना ग्राफ कैसे देखते हैं, अगर नहीं पता होगा तो एक बार मैं समझा तो एक बार में देख लो, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, बहुत इजी होता है ये, बट ज्यादातर लोग ऐसा सोचते नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। ठीक है, एक मिनट देख लो। यहाँ पे डिमांड में क्या होता है, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसा बढ़ते जाएगा। मान लो ये 10 है तो ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, ये 50 होगा। प्राइस भी वैसे होता है, ये 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए है, 4 रुपए। अभी अल्टीमेटली जब ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना, तो अगर ये है मेरा पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी, अभी आपको पूछते हैं कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहली बात समझो, अगर मैं वाई एक्सिस को कंपेयर करूं सिर्फ, तो यहाँ पे है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी लगभग लगभग यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, राइट और रॉन्ग। यहां से मैं नीचे गया, जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो मैं वाई एक्सिस पे ऊपर से नीचे आ रहा हूं। ऊपर से नीचे आना मतलब प्राइस कम हो रही है मेरी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस पे प्राइस है ना, और सबसे नीचे सेंटर में यहाँ पे जीरो होता है कभी भी, ये जो पॉइंट है सेंटर का ये जीरो होता है। जीरो से जितना ऊपर जाओगे मतलब प्राइस बढ़ेगी, जीरो से जितना राइट साइड की तरफ जाओगे मतलब डिमांड बढ़ेगी, सिंपल समझ लो। जीरो से ऊपर गए तो प्राइस बढ़ेगी, जीरो से राइट साइड की तरफ गए तो डिमांड बढ़ेगी। तो हमको वो देखना है कि शिफ्ट किधर कर रहे। कई बार कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है ना, या फिर क्रॉस होता है, तो तुरंत ध्यान में नहीं आता ना, दो स्टेप में एनालाइज करने का, ऊपर नीचे में कहा जा रहे और राइट लेफ्ट में कहा जा रहे। यहाँ पे मैं सिंपल लिख के देता हूँ, अगर आप ऊपर जा रहे हो अप, मतलब आपकी प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप डाउन की तरफ जा रहे हो मतलब आपकी प्राइस कम हो रही है। अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। और अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो मतलब डिमांड कम हो रही, बस। जो भी लाइन, जो भी कर, जो भी कुछ भी होगा उसको ऐसा देख लेगा कि क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो सिंपली देखो, ए से बी की तरफ जब जा रहे हो आप तो ऊपर नीचे में कहा जा रहे हो, नीचे। बी जो है वो ए पॉइंट के नीचे, सिंपल। तो नीचे जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है। और राइट की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट, ऑब्वियसली राइट की तरफ जा रहे हैं, बी जो पॉइंट है वो ए के राइट साइड में, तो राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब डिमांड बढ़ रही है, और नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब प्राइस कम हो रही है। आपको अगर बोला बी से ए की तरफ जा रहे हो मतलब क्या हो रहा है, बी से ए की तरफ जब जा रहे हो तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे, सबसे पहली बात वो समझ लो। सबसे क्या करने का, सबसे पहले समझने का ये है वाई एक्सिस का, ये जो दो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर मूवमेंट है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर मूवमेंट है। तो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे हैं मतलब, बी से ए की तरफ जा रहे हैं मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं मतलब प्राइस बढ़ रही है। और डिमांड, बी से ए की तरफ जा रहे हैं मतलब लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं। फिर से सुनो, बी से ए की तरफ जा रहे हो मतलब लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो मतलब डिमांड कम हो रही है, बस। ग्राफ को एनालाइज करते टाइम पे इतना सिंपल है। वो जो कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह सीखते हैं ना, वो लोग सिखाते ही नहीं उसमें क्या है एग्जैक्टली, बस वो याद करवा देते हैं। तो इसके लिए ग्राफ पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है सबको, ग्राफ पढ़ना बहुत आसान होता है, राइट। इट इज वेरी इजी। सिर्फ आपको ये चार चीजें पता चलनी चाहिए कि ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे, राइट। थोड़ा सा बड़ा बनाओ एक बार, और एक, चलो ये देखो, ये है अपना डिमांड, डिमांड, यहाँ पे प्राइस, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। डिमांड कैसे बढ़ेगी, मान लो 1000 इधर, इधर 2000, इधर 3000, इधर 4000, इधर 5000। प्राइसेस मान लो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800।
अच्छा, ये हमेशा प्राइस और डिमांड नहीं रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। जब ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, अप एंड डाउन जब हो रहा है, अप एंड डाउन, ये दोनों भी क्या है, जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर जो भी वेरिएंट दिया होगा वो रहेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि वाई एक्सिस पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर दिया होगा, क्वाइट पॉसिबल ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे डिमांड रहेगा। जो चीज है वाई एक्सिस पे इनकम होगा तो इनकम, ठीक है, जो भी चीज है वाई एक्सिस पे उसको, अभी के लिए अपने पास प्राइस है तो अप अगर जाता है तो प्राइस बढ़ेगी, अगर इसकी जगह इनकम रहता तो इनकम बढ़ता था, डाउन जा रहा है मतलब प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट राइट में अपने को देखना है हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, क्या देखने का, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है। लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं मतलब वो कम हो रहा है, जो भी एक्स एक्सिस पे दिया है वो कम हो रहा है। अभी के केस में हमारे लिए डिमांड दिया है, डिमांड, तो डिमांड कम हो रही है। और राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब डिमांड, सॉरी, डिमांड बढ़ रही है, राइट की तरफ जा रहा है। सिंपल है ना भाई, इधर से इधर जैसे जा रहा हूं तो डिमांड बढ़ रही है ना मेरी, राइट। और लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो डिमांड घट रही है, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं ऊपर जाता हूँ प्राइस पॉइंट में, वाई एक्सिस पे मैं जैसे 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 ऊपर गया प्राइस बढ़ गया, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ मतलब ये प्राइस कम हो रहा है, क्योंकि सेंटर में हमेशा यूरो रहेगा। गेटिंग इट और नॉट। तो ये इस टाइप का अगर कर्व है, यहाँ पे मान लो ए, इधर है मान लो बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। तो आप ए से जब जा रहे हो बी की तरफ तो आप दो टाइप की मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। ए से जब बी की तरफ जा रहे हो तो दो टाइप की मूवमेंट कर रहे हो, एक तो आप नीचे भी आ रहे हो और दूसरा आप राइट की तरफ भी जा रहे हो, राइट। क्योंकि ए से देखो, ए से एक्स एक्सिस यहाँ पे, बी से एक्स एक्सिस यहाँ पे, बताइए देखो यहाँ पे राइट की तरफ गए इतना, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे मीट हो रहा है बी यहाँ पे, मतलब ये इतना नीचे भी आ गए, हाँ या ना, राइट। तो नीचे आ रहा है मतलब प्राइस कम हो रही है, और राइट साइड की तरफ जा रहे हैं मतलब डिमांड बढ़ रही है, राइट। इस टाइप का जो डिमांड कर्व है, राइट, इस टाइप का जो डिमांड कर्व है उसको आपको इस टाइप से देखना है, अप डाउन लेफ्ट राइट क्या क्या हो रहा है, राइट। कभी भी पढ़ने, कभी कभार आ सकता है, मतलब ऐसा टेबल वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्टली कर्व आएगा और बोला, बोलो कि क्या है, बोल पाओगे या नहीं। अभी मुझे ये बोलो, ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड। आप बोलेगे सर दो चीजें हैं। अगर मैं इसको ऐसा देखूं, ए से अगर मैं इसको देखूं ई की तरफ तो मुझे लग रहा है कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, और अगर मैं देखूं ई से ए की तरफ तब मुझे लग रहा है अपवर्ड जा रहा है। तो पहले आप मुझे बताइए कि कहाँ पे जाना है। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, अगर आपको सीधा सीधा बोला जाता है कि डिमांड कर्व ये डाउनवर्ड कर्व है या अपवर्ड है, तो आपको यहाँ पे सिंपली आंसर देना है कि ये डाउनवर्ड है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम कैसा पढ़ते, लेफ्ट टू राइट पढ़ते, राइट। किसी का नाम अगर रोहित होगा तो ROHIT ऐसा पढ़ोगे ना, या TIHOR पढ़ोगे, टिहोर। हाँ, सत्यम ने ऐसे फ्रॉड किया था मालूम है ना, रामालिंगा राजू नाम सुना है कभी? सत्यम कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड किया था इन्होंने। इन्होंने क्या किया था, खुद की कंपनी सत्यम नाम की, अपनी एक दूसरी फेक कंपनी बनाई, फेक नहीं मतलब एक्चुअली कंपनी सही थी लेकिन उसके बच्चे के नाम पे थी, उसको सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए, बिल्डिंग मशीनरी सब कम भाव में बेच दिया उसको, तो सत्यम चला गया लॉस में। उस कंपनी का नाम इन्होंने दिया था मेहतास, MAYTAS, एग्जैक्टली सत्यम से उल्टा, राइट। तो इसको पढ़ते टाइम पे कैसा पढ़ेंगे, सत्यम पढ़ेंगे या मेहतास सत्यम पढ़ेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट से राइट। आपने यहाँ पे थोड़ी पूछा कि सर बोलो S से आगे पढ़ू या M से उल्टा पढ़ू, नहीं पूछा ना, क्योंकि ये बचपन से हम ऐसे सीख रहे लेफ्ट टू राइट। लेकिन कर्व के केस में हम पूछ रहे हैं कि भाई ए से ई की तरफ जा रहे हैं, ई से ए की तरफ,
तो सिंपली समझो कर्व को देखते टाइम पे, ग्राफ को देखते टाइम पे भी सिंपल वही रूल एप्लीकेबल है, लेफ्ट से राइट ही देखने का। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो डाउनवर्ड मूविंग है, ऐसा है तो अपवर्ड। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो नेक्स्ट देखो, नीचे यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड देखो, टिल नाउ वी हैव अज्यूम दैट द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड रिमेन कांस्टेंट। अभी तक हमने ये अज्यूम करके चल रहे थे हम कि बाकी जो डिटर्मिनेंट है डिमांड के वो सारे कांस्टेंट रह रहे। When we are analyzing demand for a commodity, it should be noted that expansion and contraction of demand take place as a result of change in price. Expansion contraction क्यों होता है? क्योंकि प्राइस में चेंज होता है इसलिए। While all other determinants of price, which are income, taste, propensity to consume and propensity to consume मतलब ही disposable income, कितना खर्च कर सकते हो आप, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाँ देखो, मैं हमेशा लिख के दे रहा था आपको इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसका रीजन ये था कि ये बोल सकते हैं प्राइस 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 इतना याद रह जाता है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो द कमोडिटी भूल जाते तो फिर एग्जाम में जाके प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स को भी लिख के आते एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और बाद में पूछा ना ऐसा क्यों किया, बोलते सर आपने तो पढ़ा है प्राइस है ना, मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स कहाँ आ रहे हैं? सेकंड कैटेगरी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज, याद रहेगा। चलो तो ये देखो क्या होता है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ऐसा हम पकड़े चल रहे थे। अभी देखो क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखो कि रिमेन कांस्टेंट, ये हमारा एजम्पशन था। द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट मींस दैट द पोजीशन ऑफ द डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम एंड द कंज्यूमर मूव्स डाउनवर्ड और अपवर्ड ऑन इट। मतलब ये डिमांड कर्व आपका वैसे रहेगा, यू विल आइदर मूव डाउनवर्ड और यू विल अपवर्ड, ऐसा ऊपर नीचे आप मूव कर रहे हो, लेकिन डिमांड कर्व एक ही है अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है तो, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है देखो, what happens if there is a change in consumers taste and preferences or income or the price of related goods or other factors on which demand depends। अगर प्राइस छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स है डिटर्मिनेंट के, वो अगर चेंज होंगे तो क्या होगा। तो देखो जैसा अपन ने एग्जांपल लिया था वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे दो कर्व दिए इन्होंने, राइट, D1 E1 DE, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसा ये है ना ये A1, राइट, ये हो गया बी, ये B1, ये C1, D1, E1, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए से अगर मैं बोल रहा हूँ A1 की तरफ जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, शिफ्ट हो गया ना, डिमांड कर्व चेंज हो गया मेरा, है ना। यहाँ से इधर गए तो बी से B1 की तरफ गए तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, सी से C1 की तरफ गए तो डिमांड कर्व शिफ्ट, डी से D1 की तरफ गए तो डिमांड कर्व शिफ्ट, ई से E1 की तरफ गए तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये बाद में ये पूरा कवर किया हमने डिटेल में, इसके लिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ आपको, फिर से बोर नहीं कर रहा हूँ। अगले पेज पे देखो इन्होंने भी ऐसे लिख के दिया, अपन ने जैसे बनाया था कि यहाँ से इधर जा रहे हैं, राइट, या फिर इधर से इधर आ रहे, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इसका मतलब क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व मतलब व्हेन मोर इज डिमांडेड एट ईच प्राइस, मतलब प्राइस सेम है लेकिन डिमांड ज्यादा है ना। प्राइस सेम है, क्यों प्राइस सेम है, क्योंकि बच्चों ये जो दो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है मेरा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे A1 है, तो ए और A1 के केस में प्राइस सेम है क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना वाई एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहे हैं दोनों भी, राइट, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई ना, क्यों, ये देखो ये पहले की डिमांड थी, ये अभी नई डिमांड है, तो मेरी डिमांड बढ़ गई ना, तो प्राइस सेम है मेरी, राइट, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई, है ना। मतलब क्या, इंक्रीज इन डिमांड। एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड करो क्या बोलता है, व्हेन लेस इज डिमांडेड एट ईच प्राइस, मतलब यहाँ पे प्राइस सेम रहेगी लेकिन डिमांड कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर हमने देखा था बाद में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड अ शिफ्ट इन द होल डिमांड कर्व। ऊपर ही जो हमने देखा, एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे जा रहे हो या फिर डिमांड कर्व ही आपका शिफ्ट हो जा रहा है, बराबर। देखो, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इंडिकेट्स चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्राइस चेंजेस। क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ प्राइस चेंजेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, रिमेनिंग द सेम। अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व,
A shift of demand curve indicates there is a change in some change in demand at each possible price because one or more other factors such as income, taste or the price of the some other goods have changed. तो प्राइस छोड़ के बाकी कुछ भी चेंज हो गया, अदर गुड्स के प्राइस चेंज हो गए, इनकम चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, तब क्या हो जाएगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है। Thus, when an economist speaks of an increase or decrease in demand, he refers to a shift of the whole curve. जब वो इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है कोई इकोनॉमिस्ट, he refers to the whole curve shift of the whole curve because one or more of the factors which were assumed to remain constant earlier have changed. When the economist speaks of change in quantity demanded, हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये हमारा बाकी था लिखने का, अच्छा हुआ देख लिया हमने। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड जब बोलेगा ना, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, डायरेक्टली डिमांड ये जब वर्ड आएगा तो उसका मतलब रहेगा इंक्रीज डिक्रीज, उसका मतलब रहेगा शिफ्ट इन द कर्व, करेक्ट? डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। और जब वो बोलेगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको डबल अंडरलाइन कर लो, क्वांटिटी डिमांडेड, ऊपर वो क्या बोल रहा था? चेंज इन डिमांड, यहां पे बोल रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। he means movement along the same curve, he means movement along the same curve, that is expansion or contraction of demand which has happened due to fall or rise in price of the commodity. In short, change in demand represent shift of the demand curve to right or left resulting from changes in factors such as income, taste, prices of other goods, etc. And change in quantity demanded represents movement upwards or downwards on the same demand curve resulting from a change in the price of the commodity. So when the demand increases due to factors other than price, firm can sell more at the existing price. मतलब आपको प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। When demand increases due to factors other than price, firm can sell more at the existing price. तो उनको प्राइस बिना बढ़ाए उनका सेल बढ़ जाएगा, resulting in increased revenue. The objective or advertisement, the objective of advertisement and all other sales promotion activities by any firm is to shift the demand curve to the right and to reduce the elasticity of demand. तो elasticity आगे आने वाला है, ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे। However, the additional demand is not free of cost as firms have to incur expenditure on advertisement and sales promotion. उसके ऊपर आपको खर्चा भी तो करना पड़ेगा। अभी इतना पार्ट एक लिख लेते, ठीक है। उतना एक पार्ट इसके नीचे लिख लो। स्टार मार्क करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, आसानी से ध्यान में नहीं आता है, एकदम क्लोजली देखा तभी ध्यान में आता है। मुझे तो लगता है क्या फर्क है इसमें। चेंज इन डिमांड, ठीक है, चेंज इन डिमांड का मतलब है इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, इसी को ही हम बोल सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसके अंदर आप ना इसको डबल अंडरलाइन कर लो, क्वांटिटी को, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब होता है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन।
इसी को बोलते हैं मूवमेंट along the movement along the demand curve. डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हो गया। चलो इतना एक पार्ट कर लो। हम देखो मॉड्यूल, अभी सिर्फ हमारा एक डिमांड फंक्शन बाकी है। अपने डिस्कस किया था पहले कि यूटिलिटी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जब लेंगे उसके पहले लेंगे इसको। ठीक है, ये देखो छोटा सा ही पार्ट है, मॉडल में भी देखेंगे तो इसको ज्यादा इज्जत दी नहीं इन्होंने, छोटा सा ही पार्ट है ये, इतना। ठीक है, क्या बोल रहे, एज वी नो अ फंक्शन इज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में जो रिलेशन है उसका अगर मैं सिंबल में मैथमेटिकली अगर बोलूं मैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, तो उसको बोला जाता है फंक्शन। इसमें मुझे बोलो बच्चों डिपेंडेंट क्या है, सिंपली मुझे बोले डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट है या प्राइस डिमांड पे डिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे पे सर, क्योंकि प्राइस चेंज हुई तो डिमांड बदलती है, वैसे डिमांड चेंज हुई तो प्राइस पे भी इंपैक्ट आता है। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुझे ये समझाना है आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो पूरा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, बाकी सब जगह हमने क्या देखा, प्राइस का इंपैक्ट देखा डिमांड पे या डिमांड का इंपैक्ट देखा प्राइस पे। हाँ, प्राइस का इंपैक्ट देख रहे डिमांड पे। हम बार बार यही पढ़ रहे कि अगर प्राइस में कितना, अगर प्राइस में जो चेंज आएगा, प्राइस में जो चेंज आएगा उसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा किस पे, डिमांड पे, डिमांड पे। मतलब हमारा डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, राइट। डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, तो डिपेंडेंट फैक्टर क्या है मेरा, डिमांड। और इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट बाकी सारे, प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ द रिलेटेड हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड, इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गए, मेरे अदर फैक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे मेरे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। तो देखो इन्होंने क्या फंक्शन दिया है, डी एक्स, पढ़ पा रहे हो, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डी ऑफ एक्स मतलब डिमांड, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, पी ऑफ एक्स मतलब प्राइस, एम, एम को क्या समझा इन्होंने, एम इज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एम मतलब इनकम। फिर वापस पी वाई मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी सी, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट्री और ये है शायद, एक मिनट, पी वाई मतलब क्या, पी वाई मतलब प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, और पी सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और टी यानी कि कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टी यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ए यानी कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टी यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ए यानी कि एडवर्टाइजमेंट। ये इन्होंने दिया है हमारा डिमांड फंक्शन, ठीक है। ठीक है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। आप बोलोगे सर ये बाकी फैक्टर्स कहाँ गए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो नेशनल इनकम वगैरह, वो सब कुछ सारे आ सकते हैं इसके अंदर, इन्होंने इतने दिए हैं अभी, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। चलो अपने नोट्स में लिख लेते हैं अपन ये, आओ नोट्स पे एक बार देखो क्या चालू था हमारा।
1.10, अभी आएगा 1.11। 1.11 डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन का मीनिंग लिख लो। इसका मीनिंग है रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो डिपेंडेंट कौन सा है बच्चों? डिमांड, राइट। डिमांड इज द डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट का कौन सा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, and the last one is advertisement, advertisement, बराबर। डिमांड, इसके नीचे लिख लो डिमांड फंक्शन, लिखो इसके नीचे। ये आ गया हमारा डिमांड फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है मेरा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब पीएक्स। कैसे समझने का ये? यहाँ पे क्या है देखो, डीएक्स मतलब डिमांड ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस ऑफ एक्स, मतलब द कमोडिटी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। तो पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एम मतलब इनकम, पी वाई मतलब सब्स्टिट्यूट का प्राइस, पीसी मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ए मतलब एडवर्टाइजमेंट, बराबर। तो डिमांड ये सब पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए अभी देखेंगे डिमांड डिपेंडेंट है, ये तो पता चल गया अपने को। अभी अपने को देखना है कि ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितनी डिपेंडेंट है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। सिर्फ इतना बोल के फायदा नहीं कि इफेक्ट पड़ रहा है, यू हैव टू सी कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है ये आपको हमको बताएगा इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। मतलब प्राइस अगर बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम हो गया तो डिमांड भी कम होगी। मतलब ये क्या इफेक्ट पड़ेगा हमने देख लिया ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी देख लिया। अभी अगर आपको पूछा कितना इफेक्ट पड़ा, कितना इफेक्ट पड़ रहा है,
तो ये अब देखेंगे इलास्टिसिटी के अंदर, इलास्टिसिटी। इसी के ऊपर से आपको ध्यान में आ गया होगा कि बॉस यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे, नंबर का गेम होगा, फॉर्मूलेज होंगे, बराबर। क्योंकि कितना काउंट करना है ना, हाउ मच। जब भी ये क्वेश्चन आएगा हाउ मच, तो यू हैव टू सी कितना फर्क पड़ रहा है। गेटिंग मी और नॉट, राइट ना? कितना फर्क पड़ रहा है। कभी भी कितना काउंट करते हैं अपन, ऐड कर रहे डिलीट कर रहे, 4 और 4 कितने हो रहे, 4/4 कितने हो रहे। कभी काउंटिंग जब भी आएगा तो वी हैव टू सी कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ नंबर्स वहां पे रहने वाले, राइट। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फिर फॉर्मूले रहेंगे। अभी देखेंगे हम प्राइस इलेक्ट्रिसिटी। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी मतलब उस कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ा है, कितना कम ज्यादा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा अभी, अभी क्या हो रहा है वो हो गया, अभी हमको समझ भी आ गया, याद भी रह गया, सब कुछ हो गया। अभी देखने का है कितना, कितना काउंटिंग करना है, मेजरमेंट, कैलकुलेशंस, तब पता चलेगा कितना फर्क पड़ रहा है। उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी। अभी देखेंगे उसके अंदर पहली होगी प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है। फिर हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस की वजह से इसके डिमांड पे फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है तो मालूम है कितना पड़ता है, ये अभी कैलकुलेट करेंगे। उसका नाम होगा क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर कैलकुलेट करेंगे हम इनकम इलास्टिसिटी, और उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, ठीक है। और एक पॉइंट इलास्टिसिटी भी है बीच में, वो बट वो प्राइस इलास्टिसिटी का ही पार्ट है, वो जस्ट एक मेथड है उसकी। तो मेनली कौन से डिटर्मिनेंट की वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन होगा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, देन इनकम, एंड देन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, करेक्ट। क्योंकि काउंटिंग है ना, ये बोल के मतलब नहीं कि टीवी पे ऐड दे दिए, ये बोल के मतलब नहीं कि 100 पैम्पलेट बांटे। आपको बोलना पड़ेगा 1000 रुपए का खर्चा आया एडवर्टीजमेंट पे, और देखना पड़ेगा कि 1000 रुपए खर्चा करके कितनी डिमांड बढ़ रही है या कितनी डिमांड कम हो रही है, वॉट एवर, राइट। तो इस टाइप से अभी अपना आगे का ये है इलास्टिसिटी। अगर देखा जाए तो ऐसा इजी पार्ट है, क्योंकि सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज है। इसके अंदर अगर लॉजिक हमें याद रहता है तो फिर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, राइट। लेकिन अगर लॉजिक याद नहीं रहता है फिर मारो रट्टा, फिर एक एक चीज के अलग अलग 2-3 फॉर्मूलेज भी है इसमें। आप बोलेगे सर 2-3 क्यों, मैं तो एक ही याद रखूंगा, बट बच्चा एमसीक्यू तो अलग अलग तरीके से आएगा ना। तो अगर लॉजिक याद रहा तो फिर अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉजिक याद नहीं रहता है तो फिर फॉर्मूले रट्टा मारने पड़ेंगे अपने को, बराबर आ रहा है ध्यान में। तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर से बहुत रेगुलरली रहो, पूरा का पूरा वीडियो देखो। मुझे पता है कि अभी तक आप देख ही रहे हो, बट बी पेशेंट, ठीक है, आगे से भी देखो। और ये क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ नया आता है, तो इसके लिए फिर नॉर्मली देखते हैं बच्चे। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या होता है, एक आधा अगर एग्जाम्पल सम सॉल्व कर दिया तो बच्चों को लगता है ये आ गया मुझे, अभी मैं आगे टाइम पास नहीं भी क्या तो चलेगा, सीधा शिफ्ट हो जाते हैं नए वीडियो पे। बट वैसा मत करो, ठीक है। ट्रस्ट मी कि यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले से, अलग अलग लॉजिक से, अलग अलग चीजें हैं। तो एक बार अगर लॉजिक क्लियर हो जाते हैं, एक बार अगर आप अच्छा टाइम देके अच्छे से ये सुन लेंगे ना, तो वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन पहली बार अगर ठीक से नहीं करोगे तो फिर वो बार बार करना भी पड़ेगा, और फिर ठीक से बैठता भी नहीं, क्योंकि कितना पार्ट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो पता नहीं होगा ना। आधा आधा कुछ आता है, आधा आधा भूल जाते हैं, वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सो प्लीज वॉच द होल वीडियो, गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सॉल्व देम। अगर कुछ डाउट आता है तो लिखो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी वीडियो हम धीरे धीरे बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी देखो अगर डाउट आता है तो। बट उसके बाद में अगर कुछ लगता है आपको कि देयर आर सम डाउट्स, कि ये जो वीडियो देख के वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो प्लीज़ गो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी द डाउट्स। हम जनरली संडे को वगैरह जूम सेशंस लेते हैं। जो बच्चों ने ज्वाइन किया है क्लास, जिन्होंने वो गूगल फॉर्म फिल किया है, उनको इनविटेशन जा रहे, जूम के सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं। हफ्ते भर के अंदर हमने जो जो पढ़ा है, जो वीडियोस ली, उसका एक शॉर्ट रिवीजन और डाउट सॉल्विंग और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन वगैरह, वो सब कुछ जूम में हो रहा है। और उसके लिए भी हम कोई भी फीस नहीं चार्ज कर रहे, बट यू हैव टू ज्वाइन द क्लास फॉर दैट, सो दैट वी विल बी एबल टू सेंड यू द जूम इनवाइट लिंक, बराबर। लिंक आती है वो मीटिंग की लिंक, वो हम आपको भेज पाएंगे फिर व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप नंबर दो वहाँ पे एंड ज्वाइन द क्लास, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
with the elasticity of demand. Bye bye.